क्या आपको भी लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बैंक बैलेंस वही का वही रहता है, सैलरी आती है और महीने के बीच में ही गायब हो जाती है? अगर हाँ, तो आप वही गलतियां कर रहे हैं जो 90% लोग अपने 20s एंड 30s में करते हैं और बाद में पछताते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि उन गलतियों से बचने से आती है जो आपके पैसे को साइलेंट किलर की तरह खा रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो अगर आपने आज नहीं सुधारी तो आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। और इसमें गलती नंबर 4 तो ऐसी है जो देखने में छोटी लगती है लेकिन आपके लाखों रुपए खा जाती है। और लास्ट में जो हम गलती नंबर 7 की बात करेंगे वो आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग को बदल सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली गलती से, जो कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को मिलाने की गलती है। तो क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी बाय की है जिसमें आपको बताया गया हो कि आपको लाइफ कवर भी मिलेगा और मैच्योरिटी पर मोटा पैसा भी मिलेगा? अगर हाँ, तो आप अपने जीवन में एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके बाय करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यूलिप प्लान्स की बात करें जो कि नॉर्मली लोग बाय करते हैं और बैंक्स द्वारा सेल भी करे जाते हैं, ये होते हैं यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो यहाँ पर एजेंट आपको बताता है कि आपका पैसा एक तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, वहां से आपको रिटर्न मिलेगा और साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी पर लाइफ कवर भी मिलेगा। तो सुनने में तो जी एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली जी आपके लिए काफी खतरनाक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको हाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं यूलिप प्लान बाय करते समय। आपकी प्रीमियम का काफी बड़ा हिस्सा हाई एक्सपेंसेस में ही चला जाता है, जैसे कि आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, पॉलिसी एडमिन चार्जेस देने पड़ते हैं और फंड मैनेजमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इन सभी चार्जेस को मिलाकर अगर हम एग्जांपल द्वारा समझें, आपने 100 रुपए दिया तो आपका 90 रुपया ही आगे निवेश में लगा और 10 रुपए सभी तरह के चार्जेस कवर करने में लग गए। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें इनएडिक्वेट लाइफ कवर देखने को मिलता है। तो यहाँ ठीक से लाइफ कवर भी नहीं मिल पाता और ठीक से इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाती। तो नॉर्मली जो यूलिप प्लान्स है इनमें सालाना प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर के रूप में दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर पॉलिसी होल्डर सालाना 50,000 रुपए प्रीमियम देता है यूलिप में और उसकी हो जाती है तो लाइफ कवर के रूप में उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आज के महंगाई के जमाने में 5 लाख रुपए से जीवन का गुजारा करना नामुमकिन है। तो ये तो इनएडिक्वेट लाइफ कवर हो गया। और यहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आपने पारंपरिक एंडोमेंट मनी बैक प्लान लिया है तो उसके जो सालाना रिटर्न है वो 6% के आसपास ही सिमट जाते हैं, जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के मुकाबले बहुत ही कम है। तो ये तो हमने नुकसान बता दिए इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को मिक्स करने के, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है उस पर भी बात करनी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप यूलिप प्लान के लिए मंथली पे करते हैं 10,000 रुपए, तो वहां पर मंथली 10,000 रुपए पे करने की बजाय आपको मंथली 1,000-1,200 में 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान मिल जाएगा। और जो 9,000 बचा उसको मंथली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में प्लस गोल्ड एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में 12% तक के ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न मिलने की पोटेंशियल बन जाती है। और ये रिटर्न्स लगभग डबल होते हैं यूलिप प्लान्स के मुकाबले। और इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी गलती की ओर, जो कि क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू पे करने की है। तो दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए 50,000 की लिमिट वाला आपका क्रेडिट कार्ड है, 50,000 आपका बकाया बैंक की तरफ खड़ा है, लेकिन आपके पास जो बिल आता है उस पर लिखा है कि आप 2,500 रुपए मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये देखकर आप खुश हो जाते हैं कि अभी 2,500 रुपए पे कर देते हैं, बाकी हम बाद में पे करते रहेंगे। लेकिन यहीं पर बैंक द्वारा आपको फंसाने के लिए एक जाल बिछाया जाता है, जिससे निकलने के लिए आपको सालों लग सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू के पीछे काले सच की। तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक होता है टोटल ड्यू अमाउंट और दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। और आमतौर पर ये टोटल अमाउंट का 5% तक होता है। और बैंक्स द्वारा भी इसको हाईलाइट किया जाता है कि आप पूरी अमाउंट पे ना करें, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दें। और ऐसी मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने वाले कस्टमर बैंक के पसंदीदा कस्टमर बन जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है इसके गणित को भी समझ लेते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का सालाना ब्याज होता है ये 36% से लेकर 48% तक हो सकता है। और जब भी आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं, मान लीजिए टोटल अमाउंट का 5% आपने पे किया और जो
95% बचा वो अगले महीने के लिए रोल ओवर हो जाता है और उस पर भी भारी मात्रा में ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और ये ब्याज नॉर्मल ब्याज नहीं होता, ये पर्सनल लोन और होम लोन से तकरीबन 4 गुना ज्यादा होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड फ्री नहीं रह जाता। अगर आप 45 से 50 दिन के अंदर अंदर ही क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा भुगतान कर देते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी के लिए जैसे ग्रोसरी के लिए और छोटी पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का बार बार यूज करते हैं और पूरा भुगतान नहीं करते तो पहले ही दिन से आपकी खरीदारी के बाद ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझे, अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं और कोई भी अलग से नया खर्चा नहीं करते तब भी आपको 50,000 का बैलेंस पे करने के लिए अगले 10 से 15 साल लग सकते हैं, क्योंकि आधा पैसा तो आपका ब्याज में ही चला जाता है। और अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और आपका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने से बचना चाहिए। और इसके बाद आते हैं तीसरी गलती की ओर, जो कि इमरजेंसी फंड का ना होना है। तो नॉर्मली इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस होने के चलते भी हमें और कई खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। और अगर हम आईटी सेक्टर की ही बात करें तो यहाँ पर अचानक से छटनी कर दी जाती है, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, लेकिन खर्चे हमारे जो महीने के चलते आ रहे हैं उनको तो रोका नहीं जा सकता। तो अपने मंथली खर्चों को कंटिन्यू करने के लिए और साथ में अचानक से आए खर्चों को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी फंड रखना बहुत ही जरूरी है। और इमरजेंसी फंड का मतलब है वो पैसा जो आप तुरंत ले सकते हैं। मान लीजिए 30 मिनट के अंदर अंदर ही पैसा आपके पास आ जाए, उसको इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड के लिए कितना पैसा और कहाँ रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कितने पैसे की बात करें तो ये फंड आपके मंथली खर्चे का 6 गुना होना चाहिए, यानी 6 महीने का खर्चा आपके पास इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपए है तो 1,80,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड में सेव होने चाहिए। और इमरजेंसी फंड रखने के लिए एक तो एफडी का ऑप्शन सबसे बढ़िया है और उसके बाद आता है डेट फंड्स का ऑप्शन। तो इन दोनों में से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। और इसके बाद चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है पहले खर्च बाद में निवेश। तो ये एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, बार बार करते हैं। उनका मानना है कि हमारे पास जो पैसा आया है पहले उससे हम अपने खर्चे करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, अपने एक्सपेंसेस पे, अपनी मौज मस्ती पे लगाएंगे और महीने के अंत में जो पैसा बचेगा उसको हम निवेश के लिए सोचेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि महीना खत्म होते होते आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सैलरी मिलते ही उसमें से निवेश के लिए पैसे निकाल लेने हैं और उसके बाद जो बचता है वो आपको अपने खर्चों के लिए यूज करना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको मान के चलना है मेरी सैलरी 40,000 रुपए है, 10,000 आपको पहले ही इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लेने हैं और जो बचा हुआ 40,000 है वो आपको अपने खर्चों के लिए यूज करना है। और अब बढ़ते हैं पांचवी गलती की ओर, जो है केवल रिटर्न देखकर निवेश कर देना और जोखिम को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना, जो कि नॉर्मली इंडिया के लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो क्या आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आई है जहां स्कीम के बारे में बताया गया है कि यहाँ पैसा लगाओ और रातों रात आपका पैसा बढ़ जाएगा? तो ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन क्या आपने ऐसे ऊंचे मुनाफे के पीछे की काली सच्चाई को जानने का प्रयास किया है? तो अक्सर लोग ऐसे लुभावने ऑफर्स को सुनकर पैसा लगा देते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी को गवा देते हैं। तो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जब भी आपको निवेश करना है तो उसके रिस्क को भी जानना है, उसके रिटर्न्स को भी जानना है। और दूसरी तरफ लिक्विडिटी के अभाव में भी आपको नहीं फंसना है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में आपका पैसा लगवा दिया, लेकिन उस पैसे को कैश में कन्वर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे निवेश से भी परहेज करना चाहिए और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वाली स्कीम में पैसा लगाने से भी आपको बचना चाहिए। यहाँ पर आपको ये क्लियर ही नहीं किया जाता कि पैसा निवेश कहाँ हो रहा है। तो किसी भी एसेट क्लास में जब आप निवेश करते हैं उसके रिस्क को और उसके रिटर्न दोनों को समझने का प्रयास करें। पैसे को सेफ रखने के लिए जब भी कोई आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दिलाने की बात करता है तो वहां से आपको पीछे हट जाना है। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड एसेट है, इसमें भी आपको औसत रिटर्न की अपेक्षा करके चलनी चाहिए। तो जब भी आप अपने पैसे को निवेश करने का सोचते हैं सबसे पहले आपको रिस्क जानना है, उसके बाद रिटर्न्स की अपेक्षा देखनी है, फिर आपको निवेश करने का बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेना है। तो जब भी कोई आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दिलाने की बात करे तो वहां से आपको बिल्कुल पीछे हट जाना है। और साथ ही साथ आपको किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश नहीं करना, स्कीम में निवेश नहीं करना जो कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो।
और इसके बाद नंबर 6 पे फाइनेंशियल मिस्टेक है महंगाई को नजरअंदाज करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में अवेयर होना भी बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 5,000 महीने की SIP करते हैं और 12% के एवरेज एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं और 20 साल में आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो कागज में कैलकुलेट करने पर तो ये सही लगता है, लेकिन क्या आपने हमारे इंडिया की महंगाई दर जो कि ऑन एन एवरेज 7% सालाना की है वो भी इसमें ऐड करके चला है? तो महंगाई दर इस प्रकार से काम करती है, अगर आपने 50 लाख रुपए का घर आज खरीदा है तो 7% के अगर हम इन्फ्लेशन रेट को सालाना जोड़ लेते हैं तो ऐसे 20 साल बाद 50 लाख के घर को खरीदने के लिए हमें 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अपनी सालाना SIP अमाउंट को नहीं बढ़ा रहे तो आप अपनी मंजिल से काफी दूर हैं। तो हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, हर साल आपके खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन आपने जो SIP अमाउंट जारी रखी है वो 5 साल पहले वाली रखी है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपए का है जिसमें आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और 7% के सालाना इन्फ्लेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यही 30,000 आज से 10 साल बाद 60,000 महीना बन जाएगा। तो 60,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ने से खर्च की अमाउंट भी बढ़ जाती है और आज से 20 साल बाद उसी लाइफस्टाइल के लिए आपको 1,20,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को ऐड करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो अगर आप आज से 10,000 रुपए महीना निवेश करना शुरू करते हैं और 12% का ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं तो आज से 20 साल बाद आपके पास जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 1 करोड़ तक की हो सकती है। लेकिन अगर आप हर साल अपनी SIP अमाउंट में 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो आज से 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ 25 लाख हो सकते हैं। यानी सिर्फ थोड़ी सी सालाना बढ़ोतरी से आपको मिलने वाला कॉर्पस 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। और याद रखिए महंगाई एक ऐसा टैक्स है जिसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपने निवेश की रफ्तार को बढ़ाकर इसे हरा जरूर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम रुख करने वाले हैं 7वीं और आखिरी गलती की ओर, जिसका नाम है रिटायरमेंट को नजरअंदाज करना। और ये एक ऐसी गलती है जो हमारे समाज में महानता के तौर पर जानी जाती है। अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर और उनकी शादी पर अपनी बरसों से जुड़ी हुई जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। तो सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि हमने अपने ही बच्चों पर पैसा खर्च किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो लिया हुआ फैसला आपके बच्चों के भविष्य पर कितना भारी पड़ सकता है? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सारी खुशियां मिले, लेकिन इसके लिए हम उनकी आर्थिक आजादी को दांव पर लगा देते हैं। तो अगर आप सालों से अपनी जमा की हुई पूंजी को अपने बच्चों पर खर्च कर देते हैं तो आप जाने अनजाने में अपने बुढ़ापे का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं। तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, महंगाई है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चों के पास एक्स्ट्रा पैसा ना बचे और वो आपके मेडिकल एंड रोजमर्रा के खर्चों को ना उठा पाएं, या फिर वो आपके खर्चे उठा लें और अपने खुद के खर्चे ना पूरे कर पाएं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें आने वाले भविष्य में करना पड़ सकता है। तो अगर रिटायरमेंट के बाद आपके पास अपना खुद का फंड होगा तो आप छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। और आपके बच्चों को भी जब पता होगा कि हमारे माँ बाप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो वो अपने करियर के, अपनी जिंदगी के बड़े फैसले बिना किसी मानसिक दबाव के ले पाएंगे और आपका सुरक्षित भविष्य उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तो केवल समाज को दिखाने के लिए कुछ दिनों के फंक्शन पर आपको अपनी सालों की जमा की हुई पूंजी को नहीं गंवाना चाहिए। तो कोई भी खर्चा करने से पहले आपको अपने रिटायरमेंट को सबसे पहले सुरक्षित करके चलना है। तो दोस्तों आज हमने 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को देखा जिन पर ना ध्यान देने के चलते आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन 7 गलतियों में से किस गलती पर काम करने वाले हैं जी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।